हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का मैथ। इसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं की अवधारणा क्या है, मतलब परिमेय संख्याएँ क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और दूसरा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य की परिमेय संख्या है, मतलब दो अगर हम लोग को पूर्णांक दिए हुए हैं तो उनके बीच का अगर परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याओं का क्रम क्या होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग परिमेय संख्या को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में बैठे हैं और आपके टीचर ने बोल दिया कि मान लीजिए आपका पूरा एक ग्रुप है, क्लास में बहुत सारे लड़के होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लड़के, यहाँ पे कुछ लड़के हैं। ठीक है, और आपके टीचर ने बोल दिया कि सभी मतलब क्लास के सभी लड़कों को गिन कर बताओ। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 फिर 4 ऐसे से जाते हैं, फिर अपना गिनती जाता होगा। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती जाती है उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछते कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप क्या करेंगे कि 1 से जो संख्या स्टार्ट होगी, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में हम लोग को समझने की बात क्या है कि इसमें जीरो नहीं होता है, मतलब आप जीरो नहीं लगाएंगे, सीधे 1 से स्टार्ट करेंगे, जीरो को नहीं ऐड करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि इनमें जीरो को नहीं रखा जाता है और गिनती मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि इसके बाद सभी बड़ी संख्याएँ आती है। तो पहले हम लोग चूँकि चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग को ये संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ये सब हम लोग जब जान जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं हम लोग क्यों पढ़ना था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्राकृतिक संख्या होती है तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जो संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गिनते जाते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे से बढ़ते जाएंगे, तो प्राकृतिक ये क्या हो गई? ये प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसी में हम लोग जीरो को भी ऐड कर दें, अगर स्टार्टिंग में जीरो आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो किस संख्या में आ जाती है? पूर्ण संख्या में आ जाती है, मतलब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जो कि जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे से जाएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और सबसे छोटी इसमें जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी आप देख रहे हैं जीरो होती है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग का ये क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है, अभी हम लोग जानते हैं, और उसी में जीरो को ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, हम लोग को पता है। उसी में जीरो को ऐड किया तो पूर्ण संख्या हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, ध्यान समझिए। हम लोग क्या बोला गया है कि सेकंड पॉइंट ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये सभी जो प्राकृतिक संख्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि बस उसमें जीरो को ऐड कर दें तो मतलब सभी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो मान लीजिए जब तक जीरो नहीं है तो जीरो नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी। तो ये किस में आएंगी? ये प्राकृतिक संख्या होती है। अभी हम लोग ऊपर देख कर आए हैं, ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान से देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या है ये, इसी में अगर हम लोग जीरो ऐड कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये टोटल यहाँ से लेकर पूरा ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। तो ध्यान से देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है उसी में जीरो को ऐड किया है तो पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो जो दूसरा पॉइंट है यही लिखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। और सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब सबको मिलाकर जो बनती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। और जो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है जो कि वो पूर्ण संख्या ही होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद है कि पूर्णांक क्या होता है। तो अब ध्यान से देखिए, पूर्णांक में क्या होता है कि धनात्मक भी आ जाता है, ऋणात्मक भी आ जाता है, जीरो भी आता है। अभी हम लोग क्या पढ़ें? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे से जो जाती है, ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इसी में अगर हम लोग जीरो ऐड कर दें आगे तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अब ध्यान से देखिए,
प्राकृतिक संख्या में जो है 1 से स्टार्ट होता है, उसी में 0 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर इसी में हम लोग माइनस को भी ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए -1 -2 -3 ऐसे ऐड करते चले जाएँ, तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी, मतलब कि ये चूँकि क्या है, ये अपना ऋणात्मक है, ठीक है। ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह लग जाए वो ऋणात्मक होता है। और ये अपना क्या है, ये 0 है, ठीक। और जहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह लगता है, इसका मतलब वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक, 0 और धनात्मक जहाँ पे तीनों संख्याएं आ जाती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। समझ आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक क्या होता है, जहाँ पे ऋणात्मक भी हो, 0 भी हो, धनात्मक भी हो। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं कि नहीं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, उसी में अगर हम लोग आगे 0 लगा दें तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। और उसी में आगे ऋणात्मक लगा दें तो क्या हो जाती है, पूर्णांक हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो 0 होता है, 0 ना तो ऋणात्मक में आता है ना तो धनात्मक में आता है। ऋणात्मक मतलब अगर घटाव का चिन्ह लगाए तो ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है। तो 0 जो होता है ना तो ऋणात्मक में आता है ना तो धनात्मक में आता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखी गई है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग चूँकि अभी जानते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो जो 1 से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, यही होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। इसी में अगर 0 को भी ऐड कर दें तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये टोटल पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। तो अभी ऊपर हम लोग जान कर आए हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और 0 को ऐड कर दिए तो पूर्ण संख्या हो गई, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई। अब देखिए इसी में अगर हम लोग निगेटिव को ऐड कर देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए -3 -2 -1, जहाँ पे घटाव का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये घटाव का चिन्ह हो गया, तो ऋणात्मक हो गया। और ये सभी जो संख्या आएंगी पूरी किसके अंतर्गत आ रही हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं कि धनात्मक, 0 और ऋणात्मक तीनों अगर आ जाता है साथ में तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, अंदर आती है मतलब, और पूर्णांक के अंदर ये दोनों आते हैं। तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्याएं होती है वो पूर्णांक होती है। तो जो सभी पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी आ जाए वो किसके अंतर्गत आएगा, पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि नहीं पूर्णांक क्या होता है। तो सिंपल बात है, पूर्णांक क्या होता है, जहाँ पे धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और 0 भी हो, तीनों अगर शामिल होता है तो क्या होता है, पूर्णांक होता है। और यहाँ पे वही समझाया गया है कि यहाँ पे ऋणात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पे घटाव आ जाए, मतलब घटाव का चिन्ह आ जाए उसे हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। और ये 0 है और ये सब क्या है, धनात्मक है। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको कि 0, देखिए 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। और जो सभी पूर्ण संख्या होती है, मतलब सभी जो पूर्ण संख्या होती है पूर्णांक के अंदर आती है। तो ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग भिन्न के बारे में समझते हैं। अच्छा, भिन्न सब लोग पढ़े होंगे शायद, 5-6 में आता है, ठीक है। समझ लेते हैं भिन्न में क्या होता है कि एक तो ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है, हर, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटे हर। अच्छा, बहुत लोगों को डाउट होता है कि हर ऊपर होता है कि अंश ऊपर होता है। तो ये जान लीजिए कि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि जिससे हर का मतलब क्या होता है, हर हम लोग जानते हैं कि जो वो जोतने वाला होता है, ठीक है, जो ट्रैक्टर में लगा होता है। तो हर हमेशा क्या होता है, ट्रैक्टर से नीचे होता है, मतलब नीचे का चीज़ जोतता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ट्रैक्टर का हर, ठीक है, ट्रैक्टर का हर। तो जो ट्रैक्टर वाला हर होता है, जो खेत जोतता है, वो कहाँ होता है, हमेशा वो नीचे होता है। तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि जो अंश होता है ऊपर होता है और हर क्या होता है, हमेशा नीचे होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ बताया गया है कि भिन्न क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो a बटे b के रूप में होती है। a बटे b का मतलब हुआ, a का मतलब हो गया अंश, b का मतलब हर, मतलब एक तरह से अपने से दर्शाया गया है। आप अंश बटे हर भी लिख सकते हैं। तो a बटे b के रूप का होता है, मतलब ऐसे अगर रहेगा a बटे b, a मतलब अंश, b बटे हर, अगर ऐसे रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब आप समझ चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, जो कि निगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3, 0 भी आ सकता है, 1 2 3, कुछ भी, मतलब जितनी संख्या होती है कुछ भी आ सकता है। डट डट का मतलब होता है कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भिन्न संख्याएं क्या होती है, तो जो a बटे b के रूप में होती है। और यहाँ पे a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। पूर्णांक का मतलब जैसे कि मान लीजिए अंश बटे हर के रूप में कोई भिन्न मान लीजिए दिया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 बटे 2 दिया है। तो इसमें 5 क्या है, 5 है अपना अंश, ठीक है, और 2 क्या है, 2 है अपना हर, ठीक है। तो अंश बटे हर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 5 किसके अंतर्गत आता है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो यही बोल रहा है कि ऊपर का भी पूर्णांक होना चाहिए, मतलब अंश का भी मान पूर्णांक होना चाहिए और हर का भी मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लिए कि नहीं, हाँ पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो मतलब भिन्न क्या होती है कि कोई भी संख्या a बटे b के रूप में होना चाहिए। a बटे b को हम लोग बोल सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब
इनमें से कोई एक होना चाहिए, मतलब चाहे निगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो, मतलब धनात्मक या फिर ऋणात्मक को निगेटिव बोलते हैं जीरो, और इसको धनात्मक बोलते हैं मतलब पॉजिटिव। तो इस रूप में होना चाहिए और अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, और दोनों संख्या मतलब ऊपर का भी नीचे का भी वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये ध्यान से देखिए, बी जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, बी मतलब क्या है, बी नीचे वाला। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, 5/0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब आप आगे समझेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, बट ये मान कर चलिए कि नीचे वाला जीरो नहीं होता है। ये जीरो होता है तो बहुत दिक्कत होता है, भागा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अभी अभी तो मान के चलिए कि नहीं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है। और आप बाद में समझेंगे कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मान कर चलिए। तो भिन्न संख्या क्या होती है कि भिन्न संख्या होती है जो कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक। अंश मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, हर मतलब नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भिन्न हम लोग समझ गए। और भिन्न हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। मतलब आप ऐसा नहीं देखेंगे, अगर 1/3 लिखा है, -1/3 लिखा है, -2/3 लिखा है, तो ये भिन्न नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, बट अभी मान के चलिए कि भिन्न क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, मतलब ये घटाव का चिन्ह नहीं लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं क्या है। भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच नहीं होते, ये 1 से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब भिन्न जो होता है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं कि 0 और 1 के बीच ही हो, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है 5/2, 7/3। इसको भागा देंगे तो जैसे 2 दूनी 4, मतलब ये 2.5 आता है ना, 5 को 2 भागों में करते हैं तो 2.5 आता है, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया। दूसरा है कि भिन्न को सम और असम में बांटा जाता है। अच्छा, सम का मतलब यहाँ पे है, सम का मतलब है कि जो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है, हर। अंश को ही ए और हर को बी से दिखाते हैं, ये मतलब एक तरह से चिन्ह बोल सकते हैं कि दिखाने का तरीका होता है। तो सम का मतलब हुआ कि अंश जो होना चाहिए, अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। मतलब जैसे यहाँ पे है ना कि ये छोटा का मतलब समझ गए ना, छोटा बड़ा वाला चिन्ह जानते होंगे कि जिधर का मुंह खुला होता है बड़ा होता है। तो जो अंश होना चाहिए वो हर से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 3/5 लिखा है, तो नीचे वाला जो हर है वो बड़ा है किससे, ऊपर वाले के अंश से। तो ये कैसी संख्या होगी, ये होगी आपकी सम संख्या होगी, ठीक है, ये सम होगा। और इसके बाद असम। असम का मतलब होता है कि सम नहीं होना चाहिए, मतलब जो अंश है ऊपर और नीचे जो हर है, ठीक है, मतलब ए बट्टे जो बी है, तो इसको सिंपल बोल सकते हैं कि जो अंश होना चाहिए इसमें उल्टा होना चाहिए, अंश बड़ा होना चाहिए हर से। मतलब ऊपर वाला, जैसे कि यहाँ पे 5/3 है, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम बोलते हैं, ठीक है। तो जो भिन्न होता है सम भी हो सकता है, असम भी हो सकता है। सम मतलब कि ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा, असम मतलब कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि भिन्न संख्याएं क्या होती है। तो भिन्न संख्या वो होती है जो कि a/b के रूप में होती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में होती है, और अंश भी पूर्णांक होता है, हर भी पूर्णांक होता है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि नीचे वाला चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए आप आगे क्लास में पढ़ेंगे या फिर हम बता देंगे आगे, बट अभी फिलहाल मानकर चलिए नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और जो भिन्न होता है 0 और 1 के बीच नहीं होते हैं, मतलब हाँ हमेशा, मतलब 0 और 1 के बीच नहीं होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। और भिन्न को सम और असम में बांटा जाता है। सम का मतलब हुआ कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि सम है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, और असम का मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अब भिन्न समझ चुके होंगे, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए हम लोग को बोला है कि एक संख्या दिया है, जैसे -3 दिया है। देखिए इसको जो घटाव का चिन्ह होता है ना, जैसे यहाँ पे -3 दिया है, इसको माइनस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या, एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक को शॉर्टकट में लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हम लोग कहाँ से जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे जाता है, ठीक, उसके आगे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है, पूर्ण संख्या होता है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है कि निगेटिव आ जाता है, मतलब कोई भी संख्या होगा उसके आगे कुछ दिया हुआ है, जैसे ऐसे निगेटिव -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे ये क्वेश्चन दिया है और हम लोगों से मतलब कोई संख्या दिया होगा, पूछ दे कि पूर्णांक है कि नहीं है, तो आप बता देंगे कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए -3 दिया है, तो आप -3 बताइए पूर्णांक है कि नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पूर्णांक क्या होता है, जो घटाव का चिन्ह हो, मतलब जिसके ऋणात्मक चिन्ह हो,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। मतलब ऋणात्मक भी होगा, जीरो भी होगा और धनात्मक भी होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पे -3 है तो ये पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पूर्णांक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस में चिन्ह 6 है, प्लस मतलब हुआ कि धनात्मक वाला, तो धनात्मक भी पूर्णांक होता है। हम लोग अभी जानते हैं कि ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक कुछ भी हो क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये भी पूर्णांक है, सही है। ठीक है, जीरो पूर्णांक है कि नहीं, जीरो अभी हम लोग देखे हैं कि देखिए ऋणात्मक, जीरो और 1 2 3 मतलब धनात्मक सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3 भी पूर्णांक है, प्लस में 6 भी पूर्णांक है, जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। अब इसकी बात आती है 12/5 की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, बटे में है। मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर कुछ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे कुछ है तो क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंश बटे हर के रूप का है। और ऊपर क्या है, 12 है, 12 क्या होता है, 12 पूर्णांक होता है ना, और 5 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो 12 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, और जो नीचे वाला है वो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब 5 यहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। तो अंश बटे हर का रूप है, और ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। तो हम लोग आगे पढ़े थे, मतलब इससे पिछले वाले में ही पढ़े थे कि जब ऐसा आ जाए कि ऊपर कुछ अंश हो, नीचे हर हो, और ऊपर का भी पूर्णांक, नीचे का भी पूर्णांक हो, और चूंकि दोनों धनात्मक भी है, मतलब यहाँ पे घटाव का चिन्ह नहीं है, तो ये क्या होता है, ये पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पूर्णांक में हम लोग जानते हैं कि ऐसे बट्टे वाला नहीं रहेगा, मतलब 12/5 ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो पूर्णांक तो नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये क्या है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, क्या किस में आता है, भिन्न में आता है। ठीक है, तो पूर्णांक नहीं है लेकिन क्या है, भिन्न है। समझ में, यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब ये एक तरह से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, बताना है कि पूर्णांक है कि नहीं है। तो -3 पूर्णांक नहीं, पूर्णांक ही है, +6 ये भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, बट 12/5 जो है अंश बटे हर का रूप है, तो ये पूर्णांक में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया क्वेश्चन में कि हम लोग को a और b दो पूर्णांक दिए हुए हैं और b जीरो के बराबर नहीं है, और a को b से भागा देने पर हम लोग को बताना है कि साइड देखिए और बताइए क्या क्या सही है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे a और b दिया है, a का मतलब a की जगह कोई संख्या दी है, जैसे यहाँ पे -15 है, और भागा किससे दिया जा रहा है, 5 से। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि -15 जो है और ये ऐसे का चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है, मतलब 15 जो है उसको किससे भागा दिया जा रहा है, 5 से। और निगेटिव चिन्ह का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वहाँ पे पहले निगेटिव आएगा। ठीक है, तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो कितना आ जाता है, 15, 5 से 15, ये कट गया। तो देखिए 5 से जब हम लोग भागा दिए तो कितने बार में आया, 3 बार में। और चूँकि यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह था तो इसलिए ऋणात्मक लगाए हैं। तो यहाँ से देखिए वही काम किया है कि 15 को 5 से भागा दिया तो कितना है, -3 आया। अब बताइए -3 पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे वही बताया गया पूर्णांक है। ठीक है, जैसे 12 है, 2 से भागा दिया गया, 12 को 2 से भागा देंगे तो 2 छक्का 12 आएगा, और यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह तो ऋणात्मक यहाँ आ गया। तो ये भी क्या है, -6 क्या होता है, ये भी पूर्णांक होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, अच्छा जीरो है, यहाँ पे 5 से भागा दिया, जीरो को जब हम लोग 5 से भागा देते हैं कितनी बार जाता है, 0 बार ही जाता है, तो ये 0 आया है। जीरो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो ये हम लोग पूर्णांक कर दिए। ठीक है, 12 को 5 से भागा दिया गया, इसका मतलब ऐसे है कि 12 को 5 से भागा दिया गया, तो क्या 5 से भागा देने में 12 करता है, नहीं करता है, करके देखते हैं। 5 गुना 10, 2 शेषफल आ जाएगा, शेषफल नहीं आना चाहिए। अगर शेषफल आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/5 है। अगर ये 12/5 ऐसे है, मतलब इसको भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये कैसा रूप बन रहा है, ऊपर कुछ ऐसे अंश बन रहा है, तो ऊपर अंश हो गया, नीचे क्या है 5, नीचे क्या है हर, तो देखिए ये अंश बटे हर का रूप बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि पूर्णांक नहीं है, यह एक क्या है, एक भिन्न है। समझ में आया। अब इसी तरह हम लोग करने को दिया है, जैसे -12 है, इसको 7 से भागा देना है, तो -12 को 7 से भागा ऐसे देना है, तो चूंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -12/7 लिख सकते हैं। अब चूंकि इसको हम लोग भागा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो भागा नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, -12/7 आएगा, -12/7। अब चूंकि देखिए 12/7 आया है, -12/7 इसका मतलब ये ऊपर अंश होगा, नीचे क्या होगा, हर होगा ना। तो चूंकि ये अंश बटे हर का रूप है तो पूर्णांक तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूर्णांक जानते हैं ना कि एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, मतलब एक ही होगा, या तो -12 या फिर 7 होगा, बट्टे में नहीं आएगा, तो पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पूर्णांक नहीं है, ना तो पूर्णांक है। ठीक है, अब भिन्न का चेक कर लेते हैं। भिन्न हम ऊपर बताए थे कि अंश बटे हर का रूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ऋणात्मक है तो ये क्या है, ये भिन्न भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। समझ आया। तो -12/7 होगा और न तो पूर्णांक में आएगा और न ही भिन्न में आएगा। पूर्णांक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बट्टे में है तो भिन्न तो मतलब पूर्णांक तो नहीं होगा, और चूंकि निगेटिव है मतलब यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है, इसलिए पूर्णांक भिन्न भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 है, 3 से भागा देना है, तो 13 से 3 को भागा तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि एक शेषफल आएगा। जैसे देखिए चूंकि ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा, 3 चौक के 12,
एक शेषफल आ जाएगा, शेषफल आएगा तो इसको भागा नहीं दे पाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 13/-3। अब 13 को 3 से भागा देने पर देखिए, ध्यान से देखिए, चूँकि 13 को 3 से भागा नहीं दे पाएंगे तो पूर्णांक तो नहीं होगा, तो पहले पूर्णांक नहीं होगा, ये पता हो गया। इसके बाद ऊपर 13 है, नीचे 3 है, तो चूँकि ऊपर अंश होता है तो अंश बटे हर का रूप बन रहा है, ठीक है, मतलब अंश बटे हर है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह आ गया है, तो ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वही लिखा है कि न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ये और एक इससे पहले वाला, शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग का चैप्टर आता है। अभी तक देखिए हम लोग का जो चैप्टर का नाम ही परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हम लोग को उससे पहले पढ़ना पड़ता है कुछ जानने के लिए, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जानना पड़ता है, वो जानेंगे तभी परिमेय संख्या को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या चूँकि भिन्न जैसा ही होता है बट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में क्या हो सकता है? लिख सकते हैं। और यहाँ पे P भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक आप ऊपर जान चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। और Q भी क्या होना चाहिए? ये भी है क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब चूँकि ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये नहीं जाने होते कि पूर्णांक क्या होता है तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता, इसलिए ऊपर ही बेसिक पढ़ा दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है? फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है अपना जो कि ऋणात्मक भी हो, मतलब कोई भी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह आया हो, -2, -3, -1, कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे आगे कुछ भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, और धनात्मक भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या हो सकता है? जो कि ऋणात्मक भी हो, 0 भी हो और धनात्मक भी हो। तो यही बोल रहा है कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या भी होती है जो कि P/Q के रूप में होना चाहिए, और जहाँ पे P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे वाला चीज़ है, हर वाला जो सामान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्लास 9th और 10th में जाएंगे तो समझेंगे, बट थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऊपर कोई संख्या है 2 और नीचे 0 हो गया, तो 0 से किसी भी संख्या को हम लोग भाग नहीं दे सकते। अगर वो भाग देंगे तो अनंत आता है, ठीक है। अनंत का मतलब उसका कोई अंत नहीं होगा, इसलिए नीचे 0 कभी नहीं आता है, ठीक है। कभी भी भागा में आप 0 से भागा देते हुए कभी नहीं देखेंगे, तो 0 नीचे नहीं आना चाहिए। बस इतना थोड़ा सा हिंट काफ़ी है, और चूँकि आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि नहीं क्यों 0 नहीं होता है, बट सिंपल जान लीजिए कि 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हम लोग भाग देंगे तो अनंत आएगा। अनंत का कोई मतलब नहीं होता, आप अनंत कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए नीचे 0 नहीं होता है। तो परिमेय संख्या अगर आपसे कोई पूछ दे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या भी होती है जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P भी पूर्णांक होता है और Q भी उसमें क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और जो नीचे वाला होना चाहिए, मतलब नीचे जो Q है, Q को हम लोग बोल सकते हैं हर, और P को अंश। तो जो हर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो वही समझ लीजिए, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो उसको भाग देने पर अनंत आता है, और अनंत का कोई मतलब नहीं था, अनंत को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था, आप इसको कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग नीचे 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे -3/5, ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। 4/1 ये भी परिमेय संख्या है। 0/1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या हम लोग समझ गए, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो कि अंश बटे हर के रूप में, मतलब P/Q के रूप में लिखी होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पूछे कि परिमेय संख्या एक तरफ परिमेय है और एक तरफ भिन्न है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, और 1/2 ये भिन्न भी है, ठीक है। 4/5 लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या है, और 9/5 लिखा है तो ये भी क्या है? ये भिन्न भी है, ठीक है। तो मतलब दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी क्या होता है, कुछ बट्टे वाला होता है, इसमें भी बट्टे वाला होता है, इसमें भी बट्टे वाला, इसमें भी बट्टे वाला। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें ऋणात्मक भी होता है, इसमें हम लोग ऋणात्मक वाला भी ले सकते हैं, बट भिन्न में हम लोग ऋणात्मक नहीं ले सकते, बस यही डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे -3/5 ये परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि -3/5 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन -3/5 जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, क्योंकि भिन्न हमेशा क्या होता है? धनात्मक रखता है, उनके आगे कोई ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता। तो बस परिमेय संख्या और भिन्न में यही अंतर है कि भिन्न में क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, और परिमेय संख्या हम लोग ऋणात्मक भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऋणात्मक है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या सिंपल सी है कि P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं। ऊपर वाला मतलब P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q जो नीचे वाला है 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हम थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। तो और भी परिमेय और भिन्न में क्या डिफरेंस है, तो समझ में आ गया कि परिमेय क्या होता है कि हमेशा धनात्मक होता है, भिन्न क्या होता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम पहले भिन्न को लेकर समझते हैं। इधर मान लीजिए भिन्न लिए हैं,
और इधर परिमेय लिए। अगर हम लोग 1/2 की बात करें तो 1/2 क्या है, भिन्न है, और 1/2 क्या है, परिमेय भी है। 1/4 की बात करें तो क्या है, 1/4 भिन्न भी है और 1/4 क्या है, परिमेय भी है। अब भिन्न में कुछ भी लीजिए, कुछ भी अगर भिन्न अगर वो है तो वो परिमेय संख्या भी होगा। समझ में आया? जो भी हम लोग भिन्न लेते हैं वो क्या होता है, वो सेम चीज़ परिमेय संख्या भी बन जाता है अपने आप, ठीक है। बट अगर हम लोग कोई निगेटिव लेते हैं, मान लीजिए -1/3, तो ये भिन्न नहीं होगा, बट -1/3 क्या होगा, परिमेय होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी हम लोग भिन्न ले रहे हैं, 1/2 लिए वो भी परिमेय है, 1/4 लिए वो भी परिमेय है, -1/3 ये भिन्न नहीं है बट ये परिमेय है। तो मतलब हम लोग जो भिन्न होता है वो परिमेय भी होता है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि जितने भी सारे भिन्न होते हैं सभी भिन्न संख्याएं क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। बट क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि परिमेय में निगेटिव आ जाएगा और भिन्न में निगेटिव नहीं आता है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए सभी जो भिन्न संख्याएं वो परिमेय संख्या होगी, बट सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्याएं नहीं होगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो भी हम लोग भिन्न लेते हैं, जैसे 1/2 1/4 कुछ भी लिए तो परिमेय संख्या है, आपको पता है, ठीक है। बट हम लोग जहाँ ही ऋणात्मक लिए वो भिन्न नहीं होगा बट परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जितने भी सारे भिन्न संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं कन्फर्म होती है, बट परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारी संख्या दी हुई है, हम लोग को उनके संगत बताने हैं, संगत बताना है, ठीक है। संगत का मतलब क्या है, जैसे कि 1/1 है, ठीक है। तो 1/1 को हम लोग क्या, संगत का मतलब होता है कि इसके उल्टा वाला लिखेंगे, मतलब निगेटिव वाला चिन्ह लगा कर लिखेंगे। जैसे 1/1 है तो 1/1 को हम लोग चाहे तो ऊपर एक माइनस लगा दीजिए 1 के, या फिर वही वाला जो ऋणात्मक है उसको नीचे लगा दीजिए, या फिर दोनों में लगा दीजिए। तो ये क्या होता है, किसी भी संख्या का संगत होता है, ठीक है। तो संगत का संगत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतनी सारी संख्याएं दी गई हुई है और उनकी नई संख्याएं बतानी है, मतलब जैसे 1/1 के संगत और नई संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो जैसे 1/1 के संगत क्या होगा, -1 और 1, 1/-1 और -1/-1, ये नई संख्याएं, समझ में आया। और जैसे 1/2 है, 1/2 के अगर हम लोग संगत लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो -1/2 आ जाएगा, एक तो 1/-2 आएगा, समझ में आया। तो ये दोनों संख्याएं क्या होती है, संगत होती है। 1/1 के संगत क्या होगी, -1/1 और 1/-1, और -1/-1 एक नई संख्या होगी। मतलब एक जो है 1/1 है, इसी को -1/-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है तो सेम संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि 1/1 की संगत क्या होती है, -1/1 और 1/-1, और -1/-1 नई संख्याएँ हैं, ठीक है। और 1/2 के संगत क्या हो जाएगा, संगत का मतलब होता है कि बस दोनों में उल्टा एक निगेटिव वाला चिन्ह लगा दो। 1/2 के आगे निगेटिव का चिन्ह नहीं है, मतलब ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पर ऋणात्मक लगा देंगे, चाहे ऊपर एक बार लगा दो और एक बार नीचे लगा दो। ये 1/2 का क्या है, संगत है। और -1/2, जैसे -1/2 है, नहीं बस 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 1/2 का अगर हम लोग संगत लेंगे तो -1/2 आ जाएगा, या फिर 1/-2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 1/2 का संगत है। और 1/2 को ही -1/-2 लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस कट जाता है, 1/2 ही आता है। तो ये इसकी नई संख्या हो जाएगी, 1/2 की ये नई संख्या हो जाएगी -1/2, ठीक है। 2/3 है ऐसे ही, -2/3, 2/-3 कर देंगे। और इसकी नई संख्याएं की बात की जाए तो -2/-3 नई संख्याएं, समझ आया। इसी प्रकार जीरो की संगत क्या हो जाएगी, जीरो की संगत हो जाएगी 0/-1 और 0/1, ये नई संख्याएं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए चूंकि हम लोग का चैप्टर है परिमेय संख्या, बट इसमें अपरिमेय संख्याओं को नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे, क्योंकि आप क्लास 8 और 9 में जाएंगे तो अपरिमेय संख्या पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा बस जान लीजिए, और ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कक्षा 7 में केवल जानने के लिए, इसको पढ़ना नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में हम लोग जिसको लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या उसका उल्टा हो जाएगा, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 आ गया, पाई हो गया, कर्डी में 3 आ गया, ये कर्डी इसको बोलते हैं। ये सब संख्याएं जो होती है इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बस इतना थोड़ा सा जान लीजिए, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये पढ़ना भी नहीं है, ये आपको 9th और 10th में पढ़ना पड़ेगा। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या भी सेम वही, जो कि इसको भी नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप 9th और 10th में सब पढ़ेंगे। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो बनता है उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। परिमेय हम लोग जानते हैं कि जो P/Q के रूप में हो सकता है, अपरिमेय जो कि P/Q के रूप में नहीं होता है, मतलब ये हो सकता है, ये परिमेय है, ये नहीं हो सकता है, दोनों को मिलाकर एक संख्या बनती है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं।
क्योंकि हम लोग को साथ में पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर था वो चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हम लोग का बेसिक चल रहा था, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग का पहला टॉपिक था यही कि परिमेय संख्याओं की अवधारणा क्या होती है, मतलब परिमेय संख्याएं होती क्या क्या है। तो परिमेय संख्या ऊपर ही हम लोग समझ चुके हैं कि वह संख्या जो कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, ऊपर ही हम बताएं हैं। और क्यू जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, या फिर रेशनल नंबर भी इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये उदाहरण भी है, जैसे 1/2 -3/4 5/1 0 0/1, ये सब चीज़ें क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, 0 क्या होता है, 0 एक परिमेय संख्या होता है। और जो संख्या 0 है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। हम इसको भी ऊपर हम बताए थे कि संख्या जो 0 आती है न तो धनात्मक में आती है न तो ऋणात्मक में आती है। ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या में कुछ गुण भी होते हैं, तो गुण देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए, गुण मतलब एक तरह से क्वालिटी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या क्या क्वालिटी है। तो पहला क्वालिटी है समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता क्या होती है, समतुल्य का मतलब देखिए, सम मतलब समझ रहे हैं, समतुल्यता, थोड़ा सा सम और तुल्यता मतलब तुलना बोल सकते हैं। एक मतलब हम अपने से लगाए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ध्यान से देखिए, समतुल्यता मतलब सम प्लस तुलना। देखिए, ये समतुल्यता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि देखने में अलग लगती है बट रियल में वो समान होती है। समतुल्यता का मतलब है कि वे परिमेय संख्याएं जो देखने में अलग लगती है लेकिन मान क्या होता है, समान होता है। जैसे देखिए, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है और यहाँ पे 2/4 लिखा है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये देखने में ऐसा लगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं। 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं और 2/4 है, इसका मतलब दोनों में 2 से भागा दे देंगे, तो 2 1 कम 2 ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 2 नहीं 4, तो बराबर है कि नहीं। तो समतुल्यता का मतलब यही है कि देखने में अलग लगेंगे कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, बट रियल में वो संख्याएं क्या होती है, समान होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्यता, ठीक है। तो देखिए, पहला यही क्वालिटी था कि नहीं, परिमेय संख्याओं के अगर महत्वपूर्ण गुण की बात की जाए तो पहला है कि समतुल्यता का प्रगुण। मतलब समतुल्य क्या होती है, समतुल्य मतलब सेम टाइप का, देखने में अलग अलग होगा बट समतुल्य होगा। जैसे 1/2 है और 2/4 है, 1/2 इसको 2 1 कम 2 2 2 4 काटेंगे तो सेम आ जाएगा। जब 3/6 अलग लगेगा बट भागा देंगे तो 3 1 कम 3 3 दूना 6, वो भी आ जाएगा। 5/10 है, इसको भी माइनस से माइनस काट देंगे और 5 1 कम 5 5 दूना 10, ये भी 1/2, मतलब सब कुछ काट पीट कर 1/2 के बराबर आ गया। तो देख रहे हैं, मान समान आया है बट उनका जो ये है अलग अलग, देखने में लग रहा है कि अलग अलग है। समतुल्यता का मतलब ये हुआ कि देखने में अलग रहेगा बट रियल में सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 5/15 है और 6/18 है। अब देखने में लग रहा है कि नहीं अलग अलग संख्या हैं, बट रियल में अगर हम लोग इसको काटेंगे, देखिए 5 1 कम 5 ये कटेगा एक बार में और ये 5 3 15, कितना आ जाएगा 1/3। इसको भी काटेंगे, 6 का 6 6 3 18, तो ये भी क्या जाएगा 1/3। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये वही बोल रहा है कि देखने में अलग लगेगा बट रियल में उनका जो मान आएगा वो समान आएगा। तो यहाँ भी 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये समतुल्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 15 आया है। तो इसमें कितना से गुणा किया गया होगा, 15 आ गया हो, क्योंकि यहाँ 5 है तो 3 से गुणा करेंगे तो 5 नहीं 15 आता है। तो नीचे 3 से गुणा किए तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लोग को भरना है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। अब चूँकि देखिए यहाँ पे 12 आया है, नीचे खाली है, तो 12 कब आया होगा, जब 3 में 4 से गुणा किए होंगे तो क्या आ गया होगा 12। तो ऊपर अगर 4 से गुणा किए तो नीचे भी 4 से गुणा करेंगे, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। देखिए ऊपर 15 आया है, वो भी किस में, ऋणात्मक में। तो ध्यान से देखिए 15 कब आया होगा, जब 3 को 5 से गुणा किया होगा। तो 3 को अगर हम लोग देखिए 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 5 15। क्योंकि यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो इधर भी ऋण का लगा होगा, तभी माइनस में आया होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऋण का। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग -5 से गुणा किए हैं तब 15 है। तो 5 का भी 5 से फिर गुणा करेंगे तो 5 5 क्या आ जाएगा 25। और चूँकि यहाँ पे माइनस से गुणा किए होंगे तो माइनस में यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 25। समझ में आएगा। इसको अगर अब इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 आया है, तो 16 कब आया होगा, जब 4 को 4 से गुणा किया होगा, 4 चौके 16 आता है। इसी तरह -5 को भी 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 आता है, तो 20, और चूँकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आगे आ जाएगा, तो -20। अब देखिए यहाँ पे 25 आया है और -5 दिया है, तो 25 कब आएगा, जब 5 से गुणा किए होंगे तो 5 50 25 आया होगा। और चूँकि ऋणात्मक पहले से ही है तो एक ऋणात्मक तो लगा ही होगा। तो इसी तरह 4 को भी हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तब क्या आएगा 4 5 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। यहाँ पे 15 है, तो 15 कब आया होगा, जब -5 ऊपर है। अब ध्यान से देखिए 15 कब आया, जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 15 आता है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है तो आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक 15 आएगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक कब आता है, तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग दो ऋण का गुणा एक साथ करते हैं तो क्या होता है, वो धनात्मक बन जाता है। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक है, तो यहाँ भी ऋणात्मक से गुणा किया होगा, तभी ये प्लस में 15 आया है, मतलब धनात्मक आया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे कितना से गुणा किया गया, -3 से गुणा किया गया ऊपर, तो नीचे भी कितना से गुणा करेंगे, -3 से। तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12, और चूँकि ऋणात्मक है तो आगे ऋणात्मक आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे वही बताया गया है, यदि x/y एक परिमेय संख्या है और यम एक शून्येतर पूर्णांक है, तो x/y और बराबर x गुणे यम बटे y गुणे यम। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब अगर आपके पास 1/2 है, ठीक है, और 1/2 में आप ऊपर मान लीजिए 2 से गुणा किए, नीचे भी क्या किए, 2 से गुणा किए, आंसर कितना आएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। इसको फिर से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मान लीजिए ऊपर कोई x है और नीचे y है, मतलब x y को मान लीजिए, x का मतलब 1 है, y का मतलब 2 है, तो 1/2 मान लीजिए 2 है। इसी संख्या को, सेम संख्या को अगर हम लोग किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी हम से नीचे भी हम से, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे उसी को हम समझाएंगे कि अगर ऊपर 1/2 है और 1/2 को ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 2 1 2 आएगा, 2 दूनी 4। काटेंगे तो क्या आ गया, 1/2, इसी के बराबर आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे वही है कि अगर इधर कुछ संख्या इधर भी संख्या और सेम संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये सेम से वाला कट जाता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि -7/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि -7/5 को हम लोग को संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका जो अंश है -14 होना चाहिए, हर 20 होना चाहिए, हर -30 होना चाहिए, अंश 35 होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है और हम लोग को इतने सारे चारों चीज़ हम लोग को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि -7/5 है, ठीक है, तो -7/5 दिया है और इसको हम लोग को दिखाना है कि अंश क्या होना चाहिए, -14 होना चाहिए। अच्छा, चूँकि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। अब ध्यान से सोच लीजिएगा, क्योंकि ऊपर हमेशा अंश होता है और हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। हम थोड़ा ट्रिक बताए थे, वहाँ से याद रख लीजिएगा। तो ऊपर क्या होता है, अंश होता है, तो ऊपर अंश हो गया, नीचे क्या होता है, हर। अब चूँकि पहले क्वेश्चन में बोला है कि अंश जो होना चाहिए -14 होना चाहिए, तो 14 कब आएगा, यहाँ पे 7 दिया है, 14 कब आएगा, जब 2 से गुणा करेंगे तभी 14 आएगा। तो क वाला ऑप्शन जो है पहले उसको हम लोग चेक करते हैं कि -7/14 को क्या करना है, 7/5 को -14 मतलब अंश को -14 करना है। तो अंश -14 कब होगा, मतलब 14 कब आएगा, जब 2 से गुणा किए होंगे। तो इसको 2 से गुणा किए हैं, अब ऊपर 2 से गुणा किए तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, -7 दूनी 14 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो 7 दूनी 14 बस आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, नीचे बस प्लस प्लस है तो 5 दूनी 10। तो पहले का जो आंसर आएगा -14/10 आएगा। ये यही करने को बोला था। ठीक है, सेकेंड है जो ख वाला है, उसमें बोला है कि हर को हम लोग को 20 करना है। अब चूँकि हर को 20 करना है, अंश से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग का क्वेश्चन है -7/5, हर को हम लोग को 20 करना है। तो हर 20 कब आएगा, मतलब 5 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 20 आए। तो चूँकि हम लोग 4 से गुणा करेंगे तभी 20 आएगा, तो 4 से नीचे किया तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। ग वाला अगर बोलें, ग बोला है कि हर -30 होना चाहिए। अब चूँकि सवाल क्या है, -7/5। अब चूँकि देखिए बोला क्या है कि हर 30 होना चाहिए। अगर 30 बोला होता तो इसका मतलब हर 30 मतलब नीचे वाला 30 होना चाहिए। 30 कब आएगा, जबकि 5 में 6 से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा, 5 का 30 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में 30 आया, मतलब ऋणात्मक में 30 है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक लगाएंगे। और चूँकि नीचे ऋणात्मक से गुणा किए तो ऊपर भी ऋणात्मक 6 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 का 42 और यहाँ पे -30 आएगा। ऊपर 7 का क्या हो जाएगा, 42। और देखिए जब हम लोग गुणा करते हैं और 2 ऋणात्मक चिन्ह आ जाते हैं, मतलब 2 माइनस के चिन्ह आते हैं, तो गुणा करते टाइम में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 बार अगर माइनस माइनस आते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस आते हैं। तो ये सीधे बस क्या आ जाएगा, 42। अब यहाँ पे 42 है, इसका मतलब इसके आगे प्लस लगा होगा। ठीक है, भले यहाँ पे प्लस नहीं लगा बट प्लस लगा होता है। प्लस के लिए लिखते नहीं है, माइनस के लिए आगे माइनस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +4 है तो इसका मतलब ये धन में 4 है, मतलब धनात्मक है। अगर बस 4 भी लिखा है तो इसका मतलब भी यही है, धनात्मक है। ऋणात्मक के लिए हमेशा लगा होता है कि -3 है, -2 है, तब ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब घ वाले में चलते हैं। इसमें बोला है कि अंश 35 हो। अंश 35 होने का मतलब क्या है कि ऊपर चूँकि क्या है, -7 है, नीचे क्या है, 5 है, ऊपर हम लोग को 35 लाना है। तो पहले ध्यान से देखिए 35 कब आएगा, जब 7 में 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर करें तो नीचे भी करना पड़ेगा।
अब चूँकि 7 5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है तो इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, धनात्मक में चाहिए। तो धनात्मक कब आएगा, जब इधर भी ऋणात्मक है इधर भी ऋणात्मक से गुणा करेंगे तभी धनात्मक आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऋणात्मक तो यहाँ भी ऋणात्मक। तो 7 5 35 और माइनस माइनस 2 बार है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 5 5 25, तो ये माइनस में 25 हो जाएगा। ये प्लस का मतलब वही है कि वही वाला धनात्मक वाला 35 है। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 में जो ये क्वेश्चन थे सब समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग जो पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं का गुण। ठीक है, तो पहला गुण था समतुल्यता। तो अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे ये समतुल्य था, मतलब समान कर रहे थे ना, ऊपर भी सेम से गुणा नीचे भी सेम से गुणा। अभी जो क्वेश्चन किए वो भी समतुल्यता का था। दूसरा गुण होता है सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम मतलब हम लोग को सरल करना पड़ता है। देखिए सरल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर 4 है नीचे 8 है। ठीक है, तो हम लोग अब पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि हम लोग लसा लेते हैं। तो 4 का लसा लेंगे तो लसा कैसे लेते हैं, पहले इसको खंडन गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 दो बार लिखेंगे। 8 को लिखना होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखते हैं। 1 2 मैच कर रहा है, ये वाला भी 2 मैच कर रहा है, तो 2 बार 2 मैच कर रहे हैं, तो इसका मसा निकालते हैं। ठीक है, तो मसा कितना हो जाएगा, 1 2 ये वाला हो गया और 1 2 ये वाला, तो मसा कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग मसा निकालते हैं। अब चूँकि मसा कितना आया है 4 आया है, तो 4 से दोनों में भागा देते हैं। तो ऊपर भी 4 से ऐसे भागा दे देंगे, नीचे भी 4 से भागा दे देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। तो मतलब इसको सरल करने का ये तरीका था कि हम लोग मसा निकाल देते उससे भागा देते थे, तो आंसर आ जाता था। यहाँ पे भी वही करना है, सरलतम रूप का प्रगुण करना है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना है, सरल करना है। तो ऊपर क्या है 18 है, नीचे क्या है 45 है, तो इन दोनों का मसा निकालेंगे। तो 18 का निकालेंगे और 45 का निकालेंगे। 18 को लिखेंगे कैसे लिखते हैं, 2 दूनी 2 3 6 3 18 ऐसे होता है। 45 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 2 लिखते हैं। इधर अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 45 है, इसको पहले 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 नहीं लिखेंगे, शायद डायरेक्ट 3 से कटता है। 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 का 3 3 5 15 15 बार कटेगा, और 3 5 15 और 5 1 का 5, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। 1 3 ये वाला मैच कर रहा है, 1 3 ये वाला मैच कर रहा है, तो 2 ही 3 मैच कर रहे हैं। तो इसका मसा कितना आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 3 गुणे 3, तो ये कितना आ जाता है 9। मतलब इन दोनों का मसा कितना होगा 9 होगा। तो इन दोनों को सरल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 9 से भागा देंगे। तो 18 में भी 9 से भागा देंगे और 45 में भी 9 से क्या करेंगे भागा देंगे। कितना गया 9 दूनी 18 आ जाएगा, ये 9 5 45। तो ये इसका सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब अब इसका मसा लेंगे तो मसा 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब अब इसका कोई मसा नहीं होगा, लास्ट में 1 अगर मसा आ रहा है तो वो सरलतम रूप है, मतलब सबसे छोटा रूप है, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो सेकेंड प्रगुण यही था, मतलब जो गुण हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहला था वही समतुल्यता, सेकंड है सरलतम रूप। तो हम इसको सरल करेंगे, मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप में लाएंगे। और छोटा से छोटा रूप लाने का मतलब है कि मसा निकालिए, मसा निकाल कर उसी से भागा दीजिए। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया कि मसा निकालिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट जैसे मान लीजिए 18 है नीचे 45 है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो जो हम अभी जो बताने जा रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे 2 से भागा देंगे तो क्या 2 से कटेगा, तो 2 9 18 ये तो कट जाएगा, बट ये 2 के पहाड़ा में नहीं आता, ये नहीं कटेगा। तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 छक्का 18 15 3 45, मतलब 3 से कट जाएगा। तो ऊपर भी 3 से भागा देंगे तो 3 छक्का 18 आ जाएगा, और नीचे कितने बार कटेगा 15 बार कटेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग छोटी संख्या देखेंगे, क्या 2 से कटेगा, 2 3 6, बट 15 नहीं कटेगा। 3 से 3 दूनी 6 3 5 15, तो 3 दूनी 6 3 5 15, तो ऐसे भी करके ला सकते हैं, ये भी उसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो दो तरीका, या तो मसा निकाल लीजिए सीधे भागा दीजिए, या फिर छोटी छोटी संख्या से भागा देना स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 से, फिर उसके बाद 3 से, 3 से न कटे 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे ट्राई करते जाइए, लास्ट में ऐसे ही बन के आ जाएगा। तो दोनों तरीका लगा सकते हैं। तरीका पहला है कि मसा निकालिए इसका, फिर भागा दीजिए उसी से जो मसा आया है, या फिर दूसरा कि अलग अलग संख्या से, छोटी छोटी संख्या से भागा देते जाइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो चूंकि ये वाला तो अभी हम लोग सॉल्व किए, कितना आया था, यह था 2/5, 9 से भागा दिया था, 9 दूनी 18 9 बजे 45। इसी तरह इसको हम लोग भागा देंगे, तो वही है कि सीधे मसा निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट भागा दीजिए। तो देखिए क हो गया तो क नहीं लगाएंगे, ख से स्टार्ट करते हैं। ख क्या बोल रहा है कि -18/27, इसको भागा देना है। ठीक है, तो पहले मसा निकाल लीजिए। तो मसा निकालेंगे 18 का तो क्या जाएगा 2 3 3, ये पता नहीं कैसे आता है गुणनखंड, ऐसे काटते जाते हैं कि 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 का 3, तो यही वाला लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख दिए। इसी तरह हम लोग लिखेंगे 27 को भी, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, 3 बार लिखेंगे। तो ये मैच कर रहा है, इसको ले लेंगे, ये मैच कर रहा है, इसको ले लेंगे,
तो क्या क्या मैच किया, 3 2 बार मैच किया, तो जो इसका मसा आ गया है, कितना आ गया है, 3 तरीके 9, तो 9 से भागा देंगे, ऊपर देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, और चूंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लग जाएगा, और नीचे 9 3 27, तो इसका जो सरलतम रूप है ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग का लेंगे, तो ये तो पहला तरीका था मसा निकाल कर, अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ऊपर क्या है, माइनस में 45 है, नीचे क्या है 36, तो वही अभी बताए थे ना, सबसे छोटे से भागा दो, छोटे से भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा 45, चूँकि 2 से तो कटेगा नहीं, तो नहीं ट्राई करेंगे, 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा, हाँ 15 3 45, 3 से 15 बार में कटेगा। ठीक है, और चूँकि निगेटिव है तो इसलिए पहले निगेटिव लगा लिए हैं, समझा। और नीचे क्या है 36, तो 12 तय क्या होता है 36, तो 12 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15 -5 बार में कटेगा, और 3 चौक का 12, तो ये इसका क्या है सरलतम रूप है, समझा। सरलतम रूप यही है कि मतलब सबसे छोटी संख्या से भागा देते जाओ जब तक कि मसा 1 के बराबर ना हो जाए। अब इन दोनों का मसा निकालोगे तो 1 आएगा, कोई भी कॉमन चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ इसके बाद घ है, घ क्या है 32/72। अब वही है कि इसका या तो मसा पहले निकालो फिर भागा देना चालू करो, या फिर हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं, पहले छोटी संख्या से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो ये कितनी बार में जाता है, 16 दूना 32 होता है, इसको भी काटेंगे तो भागा यहाँ पे दे देंगे, जैसे 72 है, 2 से भागा देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 3 6, 1 बचेगा यहाँ पे 12, 2 6 12, कितनी बार में गया 36 बार में गया। अब 2 से ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, 2 8 16, और ये कितनी बार में जाता है 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 चौक 8, 2 9 18। अब देखिए 2 से भागा नहीं दे सकते, 3 से भी नहीं दे सकते, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया, समझाया। तो सरलतम रूप इसका जो हो गया ये आएगा, इसका ये आएगा, ये लगाए हैं नीचे, इसका ये और इसका ये। तो वही सरलतम रूप निकालने का 2 तरीका, या तो मसा निकाल कर उसे भागा दीजिए, या फिर सबसे छोटी छोटी संख्या से भागा देते जाइए। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।